प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिलाया भरोसा, पहलगाम के गुनहगारों को मिलेगी सजा, पीड़ितों को मिलेगा न्याय। राज्य में भी आतंक के खिलाफ निर्णायक एक्शन की मांग। खेल मंत्री ने अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का किया दौरा, खेल और खिलाड़ियों के विकास पर जोर। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने लोगों से की मुलाकात, जनसेवा का संकल्प। विधानसभा की पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पाकुड़ में खनन क्षेत्रों का किया निरीक्षण, कोल कंपनियों को परिवहन के लिए अलग से सड़क निर्माण का निर्देश। और कई इलाकों में बूंदाबांदी से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को मिली थोड़ी राहत, 5 से 7 डिग्री तक गिरेगा पारा, 1 मई तक आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम की 121वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सजा और पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने कहा कि इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन आतंक के आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। ये साजिश कश्मीर के विकास में बाधा नहीं बन सकती। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने फोन करके और पत्र लिखकर हमारे साथ एकजुटता जाहिर की है। पीएम ने पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलकर रहेगा। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए सचेत ऐप का भी जिक्र किया और लोगों से इसके इस्तेमाल की अपील की। भारत ने हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया है। पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप के दौरान सबसे पहले भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मदद पहुंचाने का काम किया। भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव दल भी भेजे। भारतीय वायुसेना और नौसेना टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाएं लेकर 24 घंटे के भीतर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संकट के समय विश्व मित्र के रूप में मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। भूकंप के बाद म्यांमार में मांडले की एक मॉनेस्ट्री में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका थी। हमारे साथियों ने यहां भी राहत और बचाव अभियान चलाया। इसकी वजह से उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का ढेर सारा आशीर्वाद मिला। हमें ऑपरेशन ब्रह्मा में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गर्व है। हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पूरी दुनिया एक परिवार है। संकट के समय विश्व मित्र के रूप में भारत की तत्परता और मानवता के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारी पहचान बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी अलर्ट के बारे में जनता को सचेत करने के लिए सरकार ने सचेत ऐप बनाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सचेत ऐप को तैयार किया है, जो भूकंप, बाढ़, चक्रवात और अन्य आपदाओं के बारे में अलर्ट प्रदान करता है। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। इस ऐप का आप भी फायदा उठाएं और अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें। मानवता की सेवा में भारत हमेशा आगे रहा है। प्रवासी भारतीयों ने इथियोपिया के जन्म से ही हृदय की बीमारी से पीड़ित बच्चों की मदद की है। ये बच्चे भारत आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन भेजी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत भविष्य में ऐसी हर जरूरतों के समय हमेशा आगे खड़ा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड समेत देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम को खास और आम सबों ने देखा और सुना। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प पूरे देश के सामने स्पष्ट शब्दों में रखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के सहराज स्थित एकलव्य माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित एक फोटो साझा किया है। श्री मरांडी ने कहा कि देश प्रधानमंत्री के संकल्पों के साथ है। पूर्व विधायक अनंत ओझा ने राजमहल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बंगाली टोला स्थित एक बूथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायी बताया। साथ ही उन्होंने सभी से उसे आत्मसात करने की अपील की। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक समेत पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग मौजूद थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे हालात में 1917 गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंचे। किसानों ने गांधी जी को बताया आज नहीं मिल रहा। पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक सीपी सिंह ने आज रांची के किशोरगंज स्थित कैलाश मंदिर के पास प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट नीति और दृढ़ संकल्प से देश को एकजुटता का संदेश दिया है।
भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद के खात्मे को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। देश में विश्वास है, प्रशंसा है, ताकत है, मजबूत प्रधानमंत्री है और किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। उन्होंने बिहार में जो कहा कि हम आतंकवादी और उसके समर्थकों को मिट्टी में मिला देंगे, उसका असर ये है कि पाकिस्तान आर्मी का जो लीडर है, जो कि मास्टरमाइंड है पहलगाम अटैक, उसका पूरा परिवार जो है विदेश में है। सारे पाकिस्तानी को जो लोग कि भारत को परेशान करना चाहते हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं, पिछले 75-77 साल से जो है हम इस लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस के नीतियों के कारण ही आरपी चल रही है। और हमेशा हम विद्यार्थी परिषद में कहते थे, कश्मीर है पुकारती पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। तो आरती अब उनकी गोलियों से होगी और पाकिस्तान। इधर राज्य भर में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक एक्शन की मांग बढ़ती जा रही है। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री के मन की बात को सामूहिक रूप से सुनने पहुंचे पूर्व सैनिकों, महिलाओं और आम लोगों ने कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सैनिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में यह सक्षम और सशक्त भारत है, जिसके आगे आतंकवाद टिक नहीं सकता। महिलाएं हो चाहे वो आम नागरिक हो, तमाम लोग इस घटना से जो हम कह सकते हैं वो मायूस भी है और किस तरीके से आक्रोशित है, उसकी झलक हमने थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, पूर्व सैनिकों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए जो मैसेज दिया है वो उनके मन को किस तरीके से छूता है और वो क्या कुछ चाहते हैं। जी, ये जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो देश में विकास है और खासकर हमारा सेना बहुत मजबूत हुआ है। हम लोग बॉर्डर में रहे, हमारे पास कोई शस्त्र नहीं था, कोई भी फाइटर विमान नहीं था, आज हम बहुत मजबूत हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, बस तुरंत एक्शन होना चाहिए। जब हम सर्विस करते थे तो इतने साधन संपन्न नहीं था। हमने श्रीलंका की लड़ाई लड़ी, श्रीलंका में हम लोग शांति सेना के लिए गए थे, तो उस समय कोई बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह या इतना कोई साधन नहीं था। आज तो हमारे पास हर साधन उपलब्ध है, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर साधन हमें अब मिल रहा है। भारत ताकतवर हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को ये उम्मीद भी है कि इस बार कुछ बड़ा होगा। पूर्व सैनिक इतना नाराज है, जो पुलवामा में जो कांड हुआ है, ये एटलीस्ट कुछ न कुछ तो जितना जल्द से जल्द हो प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहिए। पानी रोक रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक आतंकवाद को कुचला ना जाए तब तक कोई रास्ता विकल्प हमारे पास देश में नहीं है। क्या नारी शक्ति क्या सोचती है? मैं बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से मांग करती हूँ कि घर में घुस कर मारना चाहिए आतंकवादियों को। लगातार लोग आक्रोशित भी है और उनके मन में ये सोच भी है कि जो एक जल्द डिसीजन होना चाहिए और आतंकवादियों के जो हौसले हैं उसे पस्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके जो हौसले धीरे धीरे अब बुलंद होने चालू हुए हैं, इनको करारा जवाब तो मिलना ही चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम नारी शक्ति को क्यों, एक ही पुरुष जाति अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे हो। हम रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पे हैं। अगर राष्ट्र को हमारी ज़रूरत है, हम तत्परता से आगे होंगे और जो राक्षस हैं उनका वध करने के लिए हम भी तैयार हैं। माँ दुर्गा के रूप में हम भी शामिल हैं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए। मोदी जी सिर्फ आदेश दें और हम सभी निकलेंगे घर से। तो चलिए देखिए कितना गुस्सा है, क्या कह लीजिए? देखिए, ये गुस्सा एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हमारी विधायक जी का नहीं है। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, एक 140 करोड़, मैं बताना चाहता हूँ, इस बार सभी लोगों ने संदेश भी दिया है, चाहे कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, 140 करोड़ जनता हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए जो आज मैसेज दिया है, उसका लोगों के मन में जो एक सकारात्मक असर होता है और प्रधानमंत्री से लोग की अपेक्षाएं और उम्मीदें भी है कि वो किस तरीके से ये जो पहलगांव में जो घटना हुई है उसका भारत करारा जवाब देगा और पूरे देशवासी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। अपने सहयोगी विकास और प्रणय के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, जमशेदपुर। पहलगाम आतंकी हमले का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रांची में आज विभिन्न संगठनों द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और आतंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन भी किया गया।
जिनको कलमा पढ़ाना नहीं आता है उनको गोली मार दी जाती है। और जब एक भारतीय सैनिक की विधवा मर जाती है, उस समय मर जाता है उसका पति, और उनकी विधवा बोलती है कि मुझे ही मार दो, मैं विधवा हो चुकी हूँ। बोलते नहीं मारूंगा तुम्हें, जाकर के मोदी जी को बताओ, मोदी को जाकर के बताओ कि हम कितने खतरनाक हैं। उसके बाद क्या होता है, धनबाद से कल ही 4 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। 4 आतंकवादी जिनके पास कई एक दस्तावेज निकलते हैं कई एक प्रकार के आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का, वो आतंकवादी संगठन जो 2024 में ही झारखंड में बैन हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी गतिविधि चालू है। बोकारो जिला भाजपा कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। श्री मरांडी ने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौजूदा सरकार से अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों पर कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जिन पाकिस्तानियों का वीजा रद्द हो गया है उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा केंद्र सरकार देखेगी। श्री मरांडी ने जोर देकर कहा कि पार्टी आंतरिक सुरक्षा पर आंच नहीं आने देगी। समाज के बीच में कितने इस प्रकार के आतंकवादी होंगे जिसको स्लीपर सेल कहते हैं, सफेद पोश, तो इस प्रकार के माहौल को बिगाड़ने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को समय रहते सजा मिले, उसको तो हटाना ही पड़ेगा सरकार को। तो सभी मुख्यमंत्रियों से या सभी प्रदेशों से देश के गृह मंत्री जी ने बात किया है और आदेश है तो आदेश। इधर पार्टी नेता सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाया है कि झारखंड आतंकियों के स्लीपर सेल का पनाहगार बन गया है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के मद्देनजर राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी मौन है। स्लीपर सेल का गढ़ बन चुका है और इस का उपयोग देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बहुत खतरा पैदा करने वाला है। चंदन क्यारी में भी एटीएस का छापा पड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार जो है कहीं ना कहीं ऐसे आतंकियों के पनाहगार बन रही है, चाहे वो जानबूझ करके हो या अनजाने में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के। ये सारे जो है यहाँ के प्रशासन की लापरवाही का है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा जो है वो यहाँ की राज्य सरकार के जिम्मे है। और अगर यदि वो आंतरिक सुरक्षा में इतनी बड़ी लैप्स हो रही है तो ये पूरी जिम्मेवारी यहाँ के राज्य प्रशासन का है, राज्य सरकार का है। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में खेल सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही झारखंड के विश्वविद्यालयों में भी अत्याधुनिक खेल सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ताकि खेल प्रतिभाओं को और निखारा जा सके। इससे पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विकास और जनसेवा की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज रामगढ़ के मुरुबंदा स्थित अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने समस्याओं के समाधान की दिशा में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री प्रसाद ने कहा कि जनसेवा और क्षेत्र तथा राज्य का विकास हमारा दायित्व है। विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभापति विधायक उदय शंकर सिंह के नेतृत्व में पाकुड़ के विभिन्न खनन क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान समिति ने प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया। कोयला परिवहन के लिए कोल कंपनियों को अलग से सड़क निर्माण की हिदायत दी गई ताकि जनता को प्रदूषण और परेशानियों से बचाया जा सके। सभापति ने कोयला परिवहन वाले रास्ते को दुरुस्त करने का निर्देश दिया, साथ ही सड़कों पर पानी का छिड़काव करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोल कंपनी जल्द CSR पॉलिसी से कोयला परिवहन के लिए सड़क का निर्माण कराए। समिति में सभापति के अलावा सदस्य जिग्गा सुसारण होरो और संजीव सरदार भी शामिल थे। जो होता है तो उसका रेमेडी रोड पर इसलिए नहीं है कि रोड को मेंटेन रखना मुश्किल है, या मैंने अच्छी तरह मेंटेन रखा है। इतनी गाड़ियां चलती हैं और जिस तरह रफ्तार रहता है, रफ्तार इन सेंस की नॉन स्टॉप,
तो उसमें थोड़ी से मतलब रखरखाव के सिस्टम को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में ई कोर्ट फाइलिंग को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान 4 सत्रों में अधिवक्ताओं को शिक्षण दिए गए। पेपरलेस ऑनलाइन कामकाज को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं और अधिवक्ता क्लर्क के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने न्याय प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार तथा उपयोग को अहम बताया। ई कोर्ट्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, न्याय प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच में सुधार लाना, भौतिक दस्तावेजों और अनावश्यक यात्रा पर निर्भरता को कम करना, ई फाइलिंग और ई भुगतान जैसी डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देना। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर रोहित प्रकाश द्वारा 4 सत्रों में अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में रामगढ़ ऑनलाइन फाइलिंग और पेपरलेस कामकाज को लेकर नजीर बनेगा। मुझे यह प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में रामगढ़ जो है पूरे झारखंड में एक ऐसा जिला बनेगा जहां सबसे ज्यादा ऑनलाइन फाइलिंग होगी और पेपरलेस एनवायरनमेंट में लोग कार्य कर सकेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली एक महिला अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें ई कोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिली है जो कार्य में सहायक होगा। ई कोर्ट के बारे में बहुत ही अच्छा बात है कि ये हमारे 24 आवर अवेलेबल है, हम कभी भी केस फाइल कर सकते हैं एंड ये पेपरलेस है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और विस्तार से हर क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा, जिससे पारदर्शिता के साथ साथ कार्य क्षमता भी बढ़ी है। न्यायपालिका में भी डिजिटल क्रांति परिवर्तन का वाहक बन रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पौधा रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वी.के. वर्णवाल ने बीज वाहित नुकसानदेह विषाणुओं से बचाव और बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित बीज एवं रोपण सामग्री का उपयोग करने पर जोर दिया है। डॉक्टर वर्णवाल ने रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित पौधा कार्यक्रम के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। अगले 3 दिनों के दौरान पारा 5 से 7 डिग्री तक और लुढ़क सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 मई तक आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में 30 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में 1 मई को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम 24.9 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.6 और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर अंतर्गत आरडी एजुकेशन टाटा टेक्निक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NTTF के मेधावी विद्यार्थियों ने पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक दुपहिया और 4 पहिया वाहनों का निर्माण किया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। गांव हरित परिवहन समय की मांग है। ऐसे में जमशेदपुर अंतर्गत आरडी एजुकेशन टाटा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NTTF के मेधावी विद्यार्थियों ने इलेक्ट्रिक दुपहिया और 4 पहिया वाहनों को तैयार किया है, जो रिचार्जेबल बैटरी पैक से संचालित होते हैं और जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। ये जो ईवी व्हीकल हमने बनाया है ये अभी कॉलेज कैंपस के लिए है, लेकिन इसको फ्यूचर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग वो और बढ़िया से हो सकता है, वो कम बजट में, क्योंकि जो मार्केट का हाफ ऑफ द प्राइस में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है
और इसमें और भी फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे सेफ्टी फीचर्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, कैमरा। जो ये बाहर के जो अभी ईवी व्हीकल चल रहे हैं, ई रिक्शा, उसमें ये फीचर्स अवेलेबल ही नहीं है। एंड यहाँ पे जो सिलेबस पैटर्न है वो बहुत ही आइकॉनिक है। थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम एंड जितने भी स्टाफ्स हैं, वो लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं कुछ भी पढ़ने के लिए। एनटीटीएफ अंतिम वर्ष के मेकाट्रॉनिक्स छात्रों की टीम ने मिलकर इन वाहनों का निर्माण किया है। इसमें उन्नत तरह की सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराई गई है, चाहे लॉक सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हो। इन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ आरामदायक सीट डिजाइन की गई है। छात्रों ने बताया कि यह नवाचार, तकनीकी क्षमता और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। अभी हम लोग तो अभी ईवी पे ही है अभी, और हम लोग सोच रहे हैं कि ईवी को थोड़ा और इनहेंस करेंगे, इसी को मॉडिफाई करेंगे, और कि मतलब कम बजट पे ज्यादा अच्छा चीज आप लोग को मिल सके, क्योंकि आज के दिन में हम लोग को बजट थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हर सबको अफोर्ड नहीं कर सकता है सब चीज, तो हम लोग को थोड़ा बजट कम करके हम लोग को ज्यादा फीचर्स जो है वो हम लोग देना चाहते हैं। मैंने टू व्हीलर पे काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनटीटीएफ एक ऐसा माध्यम है जो बहुत सपोर्ट करते हैं। एनटीटीएफ की प्रधानाचार्य प्रीता जॉन ने विद्यार्थियों की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक बाइक तेजी से एक लोकप्रिय और टिकाऊ परिवहन साधन के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि ई बाइक्स आम लोगों के लिए आकर्षक विकल्प है। कि जो टू व्हीलर है, ओल्ड लेडीज है, उनको दिक्कत होता है कहीं भी जाके पार्क करने के लिए या रिवर्स करने के लिए, तो ये सब देखते हुए कि प्रैक्टिकल जो नॉर्मल कॉमन आदमी को जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं उसको लोग सॉल्व करते हुए ये मॉडल बनाया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक एक हरित भविष्य की ओर बढ़ता कदम है। एनटीटीएफ के छात्रों ने पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का विकास कर बड़ी सौगात दी है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिलाया भरोसा, पहलगाम के गुनहगारों को मिलेगी सजा, पीड़ितों को मिलेगा न्याय। राज्य में भी आतंक के खिलाफ निर्णायक एक्शन की मांग। खेल मंत्री ने अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का किया दौरा, खेल और खिलाड़ियों के विकास पर जोर। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने लोगों से की मुलाकात, जनसेवा का संकल्प। विधानसभा की पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पाकुड़ में खनन क्षेत्रों का किया निरीक्षण, कोल कंपनियों को परिवहन के लिए अलग से सड़क निर्माण का निर्देश। और कई इलाकों में बूंदाबांदी से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को मिली थोड़ी राहत। 5 से 7 डिग्री तक गिरेगा पारा, 1 मई तक आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी।